कई महीनों से खगोलविद 3I एटलस पर नजर रख रहे थे, जो ओumuamua और बोरिसोव के बाद तीसरा अंतरतारकीय पिंड था। वे इसकी अजीब हरी पूंछ और सौर मंडल में प्रवेश करते समय इसके असामान्य व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। अधिकांश को लगा कि वे जानते हैं कि वे किससे निपट रहे हैं। बस एक रहस्यमय पिंड सूर्य के पास से तेजी से गुजर रहा था। लेकिन 19 सितंबर को ठीक सुबह 2:00 बजे यूटीसी पर सब कुछ बदल गया। चिली के एक शौकिया खगोल शास्त्री ने ऐसी चीजों की तस्वीरें खींचीं जिन्हें देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एटलस के चारों ओर 9 धुंधले प्रकाश बिंदु, जो एक लालटेन के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जुगनुओं की तरह एटलस के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर गति कर रहे थे। कुछ ही घंटों के भीतर जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल और वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने भी इसकी पुष्टि कर दी। 3I एटलस अकेला नहीं था। उसके साथ 10 और पिंड थे जो एक साथ यात्रा कर रहे थे और सभी एक ही तरह की रहस्यमयी चमक बिखेर रहे थे। और वैज्ञानिकों ने जल्द ही इन छिपे हुए साथियों के बारे में जो खोज की, उससे खगोल विज्ञान की नींव हिल गई। पहले तो विशेषज्ञों ने इन तस्वीरों को शोर या डिजिटल त्रुटियां बताकर खारिज कर दिया, जो कैमरे द्वारा ब्रह्मांडीय किरणों को ग्रहण करने पर होने वाली गलतियां होती हैं। लेकिन वेब की अवरक्त दृष्टि और हबल की सटीकता ने सभी संदेह दूर कर दिए। वास्तव में 3 खगोलीय पिंडों के साथ 9 छोटे पिंड भी एक ही दिशा और गति से चल रहे थे, और प्रत्येक से एक ही रहस्यमय हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। स्पेक्ट्रल विश्लेषण ने उस बात की पुष्टि कर दी जिस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। वे मुख्य पिंड से टूटे हुए टुकड़े नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र वस्तुएं थीं जिनमें एटलस के समान ही धात्विक विशेषताएं थीं। निकल, कोबाल्ट और कुछ ऐसे दुर्लभ मिश्र धातु जो आमतौर पर धूमकेतुओं में नहीं पाए जाते। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहां 3 एटलस ने पहले ही अपने तापीय प्रोफाइल से शोधकर्ताओं को चकित कर दिया था, जो 10 गैलावाट ऊर्जा स्रोत का संकेत दे रहा था, वहीं उनके साथ ही लगभग उससे 2 गुना 20 गैलावाट ऊर्जा उत्सर्जित करते प्रतीत हुए, जो शहर के ब्लॉक से बड़े न होने वाले पिंडों में समाहित थे। तुलना के लिए, यह इतनी ऊर्जा है जो चट्टान और बर्फ के टुकड़ों में सिमटे पूरे राष्ट्रों को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं। प्रकृति छोटे पिंडों में रिएक्टर नहीं बनाती। लेकिन अगर वे जांच यान थे, अगर वे कृत्रिम रूप से निर्मित थे, तो इसके परिणाम भयावह होंगे। इस खोज का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका अचानक प्रकट होना था। कई हफ्तों से दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर दूरबीनें एटलस पर बारीकी से नजर रख रही थीं। नासा का जूनो, पार्कर सोलर प्रोब, यहां तक कि बुध और उससे आगे जाने वाले मिशन भी डेटा इकट्ठा कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी इन साथियों के आने की कल्पना नहीं की थी। हार्वर्ड के एविबे के अनुसार ये 9 पिंड अचानक प्रकट नहीं हुए। वे पलक झपकते ही प्रकट हो गए, कैमरे की फ्लैश से भी तेज, यहां तक कि पलक झपकने से भी तेज। हमारे उपकरण उस क्षण को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। खगोलविदों के लिए ऐसा लगा मानो आकाश ही पल भर में बदल गया हो। एक पल पहले एक अकेला यात्री, अगले ही पल पिंडों का काफिला। कई तरह के सिद्धांत सामने आए। क्या एटलस ने अन्य कई प्रोब की तरह इन्हें छोड़ा था, यानी आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करते ही अपने ड्रोन तैनात किए थे? क्या वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या विकिरण से सक्रिय होने तक निष्क्रिय थे? या फिर वे कहीं और से आए थे और सही समय आने तक सबके सामने छिपे रहे? जवाब चाहे जो भी हो, उनका प्रकट होना आकस्मिक नहीं था। यह जानबूझकर किया गया था। जब खगोल भौतिकविदों ने इन पिंडों के ऊर्जा प्रोफाइल का मॉडल बनाने की कोशिश की, तो उनके कंप्यूटर विफल रहे। उन्होंने समीकरणों, तापमान, घनत्व, संलयन या अन्य प्रतिक्रियाओं में चाहे जो भी बदलाव किए, परिणाम एक समान नहीं आए। इन पिंडों से निकलने वाली इतनी शक्ति को इतनी छोटी वस्तु में समाहित करना हमारी समझ से परे तकनीक के बिना संभव नहीं है। साधारण भौतिकी इसे समझा नहीं सकती थी, इसलिए अनूठे नियंत्रण क्षेत्र, प्रतिपदार्थ उत्प्रेरण, यहाँ तक कि डार्क मैटर प्रतिक्रियाओं जैसे सिद्धांतों पर भी विचार किया गया। 9 पिंड मुख्य यान से अधिक गर्म, सघन और ऊर्जावान प्रतीत होते थे, मानो उन्हें निकट संपर्क के लिए ही बनाया गया हो, जबकि एटलस स्वयं दूरी पर बना रहा। दूसरे शब्दों में, वे केवल रक्षक नहीं थे, वे अग्रिम पंक्ति के एजेंट थे जिनके पास मानवता द्वारा अब तक कल्पना की गई किसी भी शक्ति से कहीं अधिक शक्ति थी। इस एहसास ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे एक इरादे का संकेत मिला। किसी ने इन वस्तुओं को यहां रखा था,
किसी ने इन्हें अकल्पनीय ऊर्जा केंद्र दिए थे और कोई इनके मार्ग को निर्देशित कर रहा था। जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन फैलीं, आम लोगों ने स्वाभाविक सवाल पूछा, हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? दुनिया की सबसे उन्नत वेधशालाओं से जो चूक हो गई थी, उसे उजागर करने के लिए एक शौकिया खगोल शास्त्री को पहाड़ी पर स्थित दूरबीन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? नासा और ईएसए ने बेहद अस्पष्ट बयान जारी किए, जिसमें चल रहे प्रेक्षणों को स्वीकार तो किया गया, लेकिन वेब स्पेक्ट्रा के मूल डेटा को जारी करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि पर्दे के पीछे लीक हुए मेमो से पता चला कि पेंटागन, ईएसए मुख्यालय और चीन की अंतरिक्ष एजेंसी में आपातकालीन बैठकें हुईं, जिनमें अवरोधन मिशन से लेकर गृह रक्षा प्रोटोकॉल तक की आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा हुई। निजी अंतरिक्ष कंपनियों से त्वरित प्रक्षेपण के बारे में चुपचाप संपर्क किया गया, जबकि क्षुद्र ग्रह विक्षेपण के लिए यूरोपीय डिजाइनों को फिर से तैयार किया गया। फिर भी जनता के लिए चुप्पी छाई रही। न कोई चेतावनी, न कोई स्पष्टीकरण, बस सावधानी पूर्वक नियंत्रित आश्वासन कि खतरे का कोई सबूत नहीं है। लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अगर वास्तव में 9 छिपी हुई वस्तुएं 3 नेत्र एटलस के साथ प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक पूरे राष्ट्रों से अधिक शक्ति विकीर्ण कर रही थी, तो सच्चाई इतनी बड़ी है कि उसे दबाना असंभव है, और सरकारें यह जानती हैं। आई और शायद तय है। जब हार्वर्ड के एवी लो ने 9 साथियों के अचानक प्रकट होने का विश्लेषण किया, तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसने खगोल विज्ञान समुदाय में सनसनी पैदा कर दी, जिसे मदरशिप परिकल्पना कहा जाता है। उनके अनुसार 3I एटलस शायद कोई एकाकी पिंड न हो, बल्कि एक वाहक हो, एक बड़ा अंतरतारकीय यान हो, जो अपने लक्ष्य के पास पहुंचते ही जांच उपकरण छोड़ रहा हो, इस मामले में हमारा सौरमंडल। तेरेसा कारिफका की ही ये सहायक यान टूटे फूटे टुकड़े या मलबा नहीं थे, बल्कि जानबूझकर तैनात किए गए खोजी यान थे, जो ग्रहों के करीब पहुंचने के लिए बनाए गए थे, जबकि मुख्य यान दूर ही रहा। यदि यह सच है, तो इससे उनके सघन ऊर्जा संकेतों, उनकी समकालिक कक्षाओं और उनके एक साथ प्रकट होने की व्याख्या हो सकती है। भयावह संकेत यह था कि ये यान केवल भटक नहीं रहे थे, उनका एक मिशन था। क्या वे ग्रहों का मानचित्रण कर रहे थे, संसाधनों की खोज कर रहे थे, या केवल हमें देख रहे थे, एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति जिसे वे अब तक पहचान सकते थे? लोभ के लिए एक बात निश्चित थी, इतनी उन्नत जांच मशीनें संयोग से प्रकट नहीं होती। वे तभी प्रकट होती हैं जब उन्हें प्रकट होना होता है। लोभ की बात से सभी सहमत नहीं थे। कुछ खगोलविदों ने एक अधिक स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत की कि एटलस एक विशाल अंतरतारकीय चट्टान से टकराया था, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और उन टुकड़ों ने अपनी गति और पथ को बरकरार रखा। सैद्धांतिक रूप से यह 9 साथियों के एक साथ उड़ान भरने का कारण हो सकता था, लेकिन लगभग तुरंत ही आंकड़ों ने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। टक्करों से बने टुकड़े रिएक्टरों की तरह प्रज्वलित नहीं होते, वे प्रत्येक 20 गीगावाट ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, और निश्चित रूप से वे मूल पिंड के समान ही विलक्षण धात्विक संरचना वाले चमकदार हरे प्रकाश की एक जैसी श्रृंखलाएं भी उत्पन्न नहीं करते। उनके पथ की परिशुद्धता बहुत सटीक थी, उनका समकालिकता एकदम पूर्ण थी। यहाँ तक कि संशयवादियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके साथी किसी धूमकेतु के टूटे हुए टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई मशीनों की तरह व्यवहार कर रहे थे। प्राकृतिक व्याख्या साक्ष्यों के भार तले धराशायी हो गई और केवल कृत्रिम परिकल्पना ही शेष रह गई, और यह एक ऐसा सत्य था जिसे अधिकांश वैज्ञानिक खुलकर कहने को तैयार नहीं थे। मानो 9 साथी ही काफी नहीं थे। कहानी और भी विचित्र हो गई। आकाश की विपरीत दिशा से एक और अंतरतारकीय वस्तु सी 2025 R2, जिसे SWN उपनाम दिया गया था, आ रही थी। 100, जिसे SW एटलस से कई गुना बड़ा और चमकीला, और पूर्णिमा के चंद्रमा की चौड़ाई से 5 गुना अधिक लंबी पूंछ वाला स्वान एटलस के कुछ ही दिनों के भीतर सूर्य के सबसे करीब से गुजरने वाला था। 2 विशालकाय अंतरतारकीय पिंड अपने कई गुप्त साथियों के साथ अक्टूबर के एक ही सप्ताह में अंतरिक्ष के एक ही गलियारे में आ रहे थे। कई लोगों के लिए यह संयोग मात्र नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि स्वान एक रक्षक के रूप में आ रहा था, जो एटलस और उसके साथियों को उनके किसी भी मिशन को अंजाम देने से पहले ही रोक रहा था। कुछ लोगों ने इसके विपरीत सुझाव दिया कि दोनों वस्तुएं एक ही प्रक्रिया का हिस्सा थीं, जो ऊर्जा, डेटा या यहां तक कि सामान का आदान प्रदान करने के लिए सूर्य के निकट एकत्रित हो रही थीं। वहीं कुछ इतिहासकारों ने यह भी बताया कि हरे रंग की पूंछ वाले इन असामान्य जीवों के प्रकट होने के रिकॉर्ड हजारों साल पुराने हैं, जो लगभग 2200 वर्षों के चक्र में दिखाई देते थे। यदि वे रिकॉर्ड सही थे,
तो मानव जाति ने इसे पहले भी देखा था और जीवित रही थी। लेकिन इस बार जीवित रहना निश्चित नहीं था। जहां एक और जनता अटकलें लगाने में लगी थी, वहीं सरकारें बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं थीं। लीक हुए मेमो से पेंटागन, यूरोपीय अंतरिक्ष कमान और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन में आपातकालीन बैठकों का खुलासा हुआ। मसौदा आकस्मिक योजनाओं में टोही जांच से लेकर गृह रक्षा परिदृश्यों तक सब कुछ शामिल था। खबरों के अनुसार चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट कार्यक्रम से संसाधन निकालकर एक उच्च वेग अवरोधक के डिजाइन में लगा दिए। ईएसए ने अपने बंद पड़े डोनियोट क्षुद्रग्रह विक्षेपण मिशन के डिजाइनों को फिर से सक्रिय किया। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों से भी त्वरित प्रतिक्रिया प्रक्षेपण के बारे में गुपचुप तरीके से संपर्क किया गया, लेकिन इस पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। नासा ने वेब के कच्चे स्पेक्ट्रा को जारी करने से इनकार कर दिया, आईएसए ने टिप्पणी करने से मना कर दिया और व्हाइट हाउस ने केवल एक वाक्य का बयान जारी किया, हम स्थिति से अवगत हैं और इस पर नजर रख रहे हैं। उस चुप्पी ने संदेह को और बढ़ा दिया, क्योंकि जब 9 वस्तुएं अचानक प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक अकल्पनीय शक्ति का विकिरण कर रही थी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं ने पारदर्शिता के बजाय गोपनीयता का सहारा लिया, तो इससे संकेत मिलता है कि दांव किसी के भी स्वीकार करने से कहीं अधिक गंभीर है। इन 9 वस्तुओं के अस्तित्व में आने का सबसे चौंकाने वाला पहलू शायद यही था। हार्वर्ड के विश्लेषण के अनुसार ये 9 वस्तुएं मात्र 1 मिलीसेकंड में प्रकट हुईं, जो किसी भी प्राकृतिक विखंडन प्रक्रिया से कहीं अधिक तेज है। इसे समझने के लिए एक इंसान की पलक झपकने में 300 मिलीसेकंड लगते हैं। कैमरे की फ्लैश लगभग 5 मिलीसेकंड की होती है। ये पिंड पलक झपकने से 30,000 गुना और बिजली की चमक से 100 गुना तेजी से प्रकट हुए। खगोल भौतिकविदों के लिए इसका एक ही अर्थ था, ये अचानक प्रकट नहीं हुए। इन्हें एक सटीक रिलीज तंत्र की तरह तैनात किया गया, जो बिल्कुल सही समय पर सक्रिय हुआ। प्राकृतिक खगोल विज्ञान में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह इस तरह व्यवहार नहीं करता। धूमकेतु तनाव के कारण घंटों या दिनों में धीरे धीरे टूटते हैं। क्षुद्र ग्रह टकराव से धूल और टुकड़ों के झरने के रूप में बिखर जाते हैं। लेकिन 9 सममित पिंड जो अकल्पनीय शक्ति का विकिरण कर रहे हों, अपने मूल पिंड के साथ 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में पूर्ण सामंजस्य में प्रकट हों, यह खगोल विज्ञान नहीं है, यह तकनीक है। 9 साथियों के उद्देश्य को लेकर जल्द ही अटकलें लगने लगीं। अगर वे अन्वेषण यान थे, तो वे हमारे सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए खोजी यान हो सकते हैं। हालांकि एटलस दूर ही रहा, लेकिन उनके शक्तिशाली ऊर्जा कोर का होना तर्कसंगत प्रतीत होता है। इन्हें ग्रहों, वायुमंडलों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ निकट संपर्क को सहन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने एक भयावह संभावना की चेतावनी दी। इतनी छोटी वस्तुओं में 20 गैलन की शक्ति न केवल अवलोकन के लिए अत्यधिक है, बल्कि यह हथियार स्तर की ऊर्जा है। क्या ये ग्रहों और चंद्रमाओं से संसाधन निकालने या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हार्वेस्टर हो सकते हैं? या इससे भी बुरा, क्या ये प्रवर्तक हो सकते हैं? मुख्य यान के आगे बढ़ने से पहले खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई मशीनें। संचार के अभाव में हम मौन में डूब जाते हैं, और मौन भय को आमंत्रित करता है, क्योंकि इरादा तब तक अदृश्य रहता है जब तक वह क्रिया नहीं करता, और जब तक वह क्रिया करता है तब तक प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी होती है। इतिहासकारों ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और बताया कि मानव इतिहास में लगभग 2 सहस्राब्दियों के चक्र में विचित्र हरी पूंछ वाले धूमकेतुओं के देखे जाने का रिकॉर्ड मिलता है। चीनी शाही अभिलेखागार में 200 ईसा पूर्व में एक दिव्य ड्रैगन का उल्लेख मिलता है। बेबीलोन की शिलापत्रों में एक टूटते तारे का वर्णन है, जो उथल पुथल का संकेत था। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहासों में लगभग सन 1000 ईस्वी के आसपास आकाश में एक हरे झंडे का उल्लेख मिलता है। यदि ये अभिलेख सटीक हैं, तो शायद जो हम अभी देख रहे हैं वह बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की वापसी है जो पहले भी आ चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हर 2200 वर्षों में ये वस्तुएं सूर्य पर एकत्रित होती हैं और अपने पीछे केवल रहस्यमयी कहानियां छोड़ जाती हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अमर बनाने का प्रयास किया था? यदि ऐसा है, तो हमारा युग इस पहेली का सामना करने वाला पहला युग नहीं है। हम केवल इसे सही मायने में देखने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस होने वाले पहले युग हैं। और यह एहसास शायद सबसे भयावह है कि मानवता शायद किसी पहले संपर्क का अनुभव नहीं कर रही है, बल्कि एक ऐसी घटना का अनुभव कर रही है जो सभ्यता से भी पहले की है।
जहां एक ओर जनता अटकलें लगा रही है और आश्चर्य जता रही है, वहीं बंद दरवाजों के पीछे तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। रक्षा उपग्रहों का पुनः अंशांकन किया जा रहा है, टोही यानों को नए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच गोपनीय संचार तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने लंबे समय से रुके हुए गृह रक्षा कार्यक्रम को गति दी है, जबकि यूरोप गतिज अवरोधकों के डिजाइनों पर फिर से काम शुरू कर रहा है। अमेरिका, जो सार्वजनिक रूप से चुप है, ने कथित तौर पर नासा और पेंटागन दोनों में आपातकालीन पैनल बुलाए हैं, जिनमें परमाणु तैयारियों से लेकर संकेत रणनीतियों तक हर चीज पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन एक भयावह सच्चाई यह है कि समय हमारे विरुद्ध है। एटलस और उसके साथी कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने वाले हैं। ऐसे में नई तकनीक विकसित करने या समन्वित रक्षा रणनीति बनाने का कोई अवसर नहीं बचा है। यदि ये पिंड शत्रुतापूर्ण हैं तो हम पहले से ही अप्रस्तुत हैं, और यदि वे शत्रुतापूर्ण नहीं हैं तो फिर यह चुप्पी क्यों, यह गोपनीयता क्यों? क्योंकि शायद सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि वे क्या हैं, बल्कि ये है कि उन्हें स्वीकार करने से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 9 अंगरक्षकों के प्रकट होने के बाद के दिनों में सौरमंडल में सूक्ष्म विसंगतियां फैलने लगीं। चुंबकमापी यंत्रों ने एटलस और उसके साथियों की कक्षाओं के अनुरूप मंद समकालिक स्पंदनों का पता लगाया, जो हृदय गति की तरह हर 43 सेकंड में दोहराए जाते थे। अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में स्थित भूकंपमापी यंत्रों ने विवर्तनिक उत्पत्ति के बिना अत्यंत निम्न कंपन दर्ज किए। यहाँ तक कि प्रवासी जानवर, प्रशांत महासागर में व्हेल, यूरोप में पक्षी और जमीन के नीचे गहरे में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी, मानो उनके आंतरिक दिशा निर्देश गड़बड़ा गए हों, अपने दिशा निर्देश बदल रहे थे। ये संकेत आकस्मिक नहीं थे और इनका समय काफिले की गतिविधियों से बिल्कुल मेल खाता था। कुछ शोधकर्ताओं ने दबी आवाज में कहना शुरू कर दिया कि पृथ्वी स्वयं सक्रिय हो रही है, उसका चुंबकीय ढांचा उन वस्तुओं के अंदर छिपी किसी चीज से प्रतिध्वनित हो रहा है। यदि यह महज संयोग था तो यह मानव इतिहास का सबसे सटीक संयोग था। यदि ऐसा नहीं था तो 9 अंगरक्षक केवल यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सौर मंडल को समायोजित कर रहे थे। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। रेडियो खगोलविदों ने एक सहायक यान से भेजे गए एक निर्देशित ऊर्जा विस्फोट को पकड़ा, जो पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि चंद्रमा की ओर लक्षित था। इसका प्रक्षेप पथ सटीक था और यह उस क्षेत्र से टकराया जो लंबे समय से मैस्कॉन के लिए जाना जाता है, जो चंद्र सतह के नीचे घनी गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां हैं। ये मैस्कॉन दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे हैं, जो ऐसी संरचनाओं या द्रव्यमान के संकेंद्रण का संकेत देते हैं जिन्हें पारंपरिक भूविज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता। अब पहली बार इन्हें लक्षित किया जा रहा था। संकेत स्तरित था, आयाम और ध्रुवीकरण में संरचित था, भाषा नहीं बल्कि कोड। क्या होगा यदि चंद्रमा केवल एक शांत उपग्रह न होकर किसी बहुत पुराने तंत्र का एक केंद्र हो, जो सक्रिय होने से पहले तक सुप्त अवस्था में था? क्या ये 9 साथी इसकी सतह के नीचे छिपी किसी चीज को जगा रहे थे? कोई ऐसी चीज जो मानवता के पहले कदम रखने से बहुत पहले वहां स्थापित की गई थी? यदि ये सहायक यान हैं, तो शायद चंद्रमा शुरू से ही हमारा नहीं था। बढ़ते सबूतों के बावजूद वैश्विक संस्थानों की चुप्पी और भी गहरी होती चली गई। नासा ने वेब के कच्चे स्पेक्ट्रा जारी करने से इनकार कर दिया। यूएसए ने हर पूछताछ को टाल दिया और चीन रहस्यमय चुप्पी साधे रहा। हालांकि आपातकालीन प्रक्षेपणों की गुपचुप तैयारी की खबरें लीक हो गईं। व्हाइट हाउस ने सिर्फ एक वाक्य जारी किया, हम स्थिति से अवगत हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। आहाने हैं और फिर कुछ नहीं। आम लोगों के लिए सच्चाई का एकमात्र स्रोत शौकिया खगोलविदों द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरें थीं, जिनमें उन पैटर्न को जोड़ा गया था जिन्हें सरकारें स्वीकार करने से इनकार कर रही थीं। लेकिन चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश बन गई, क्योंकि जब 9 शक्तिशाली वस्तुएं अचानक एक अंतरतारकीय आगंतुक के चारों ओर प्रकट होती हैं और दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियां सेंसरशिप और गोपनीयता के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, तो यह आश्वासन नहीं होता। ये इस बात की पुष्टि होती है कि वे जो जानते हैं उसे खुलकर नहीं बोला जा सकता। अंततः कक्षीय यांत्रिकी ने एक ऐसा सटीक विवरण उजागर किया जिसे अनदेखा करना असंभव था। एटलस और उसके 9 साथी पिंड, साथ ही आने वाला विशालकाय एस स्वानर 2 मध्य अक्टूबर में एक संकीर्ण सौर गलियारे में संरेखित होने वाले थे। उनके परिधीय बिंदु कुछ ही दिनों में एक दूसरे को पार कर जाएंगे और सूर्य से उनकी दूरी 50 मिलियन किलोमीटर से भी कम होगी। यादृच्छिक पिंडों के लिए ऐसी समकालिकता असंभव है। कृत्रिम दूरबीनों के मामले में
यह सब समय निर्धारण जैसा लगता है। कई खगोलविदों के लिए इसका केवल एक ही अर्थ था, एक निश्चित समय निर्धारण। चाहे वह ईंधन भरना हो, डेटा का आदान प्रदान हो या कुछ और ही हो, समय एकदम सटीक होता था। और सूर्य की तेज रोशनी के कारण दूरबीनें दिखाई नहीं देती थीं, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण अनदेखे ही रह जाएं। ऐसा लगता था मानो आकाश स्वयं हमें अंधेरे में रखने की साजिश रच रहा हो, या इससे भी बुरा, मानो सच्चाई को छिपाने के लिए समय को जानबूझकर चुना गया हो। सदियों से मनुष्य रात्रि आकाश की ओर देखता आया है और मिथकों, ड्रैगन, अग्नि झंडे और परिवर्तन के संकेतों की कल्पना करता आया है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप और आम लोगों द्वारा अपने घरों में लगे उपकरणों से जो देखा गया है वह अब मिथक नहीं बल्कि वास्तविकता है। 3 एटलस अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। इसके चारों ओर 9 छोटे साथी हैं जो अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सटीक गति से चलते हैं और संयोग से नहीं बल्कि सुनियोजित तैनाती से प्रकट होते हैं। पलक झपकते ही सौर मंडल में एक अंतरतारकीय वस्तु से 10 हो गईं। और इस रहस्योद्घाटन ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि यदि वे जांच यान हैं, यदि वे मशीनें हैं, तो वे यहाँ केवल भटकने के लिए नहीं हैं, वे यहाँ कार्य करने के लिए हैं। उनकी समन्वित गतिविधियाँ, चंद्रमा की ओर निर्देशित स्पंदन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ उनका विचित्र प्रतिध्वनि, ये सभी एक ऐसे मिशन की ओर इशारा करते हैं जो अभी भी हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसमें SWNR-2 के आगमन को भी जोड़ दें, जो इससे 100 गुना बड़ा है और उसी गलियारे में ठीक उसी समय पहुंचने वाला है, तो हमारी संस्थाओं की चुप्पी सावधानी से ज्यादा रोकथाम जैसी लगने लगती है। वे जानते हैं कि कुछ असाधारण घट रहा है, वे जानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, और वे खुलासा करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। हम जवाब चाहते थे, लेकिन बदले में हमारे सामने ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान की समझ से कहीं ज्यादा गहरे हैं। क्या हम किसी खास मुलाकात के लिए आ रहे काफिले को देख रहे हैं? क्या कोई बेड़ा हमारे अस्तित्व से बहुत पहले लिखे गए कार्यक्रम का पालन कर रहा है? क्या ये अंगरक्षक, खोजी दल या संसाधन जुटाने वाले दल हैं? क्या चंद्रमा स्वयं किसी ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जिसे हम कभी समझ नहीं पाए? भयावह सच्चाई शायद यह है कि इन सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, बल्कि वे अपने तरीके से और अपने समय पर देंगे। सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि हमने किसी पराई चीज की खोज कर ली है। सबसे बड़ा डर यह है कि यह काफिला हमेशा से आ रहा था, इसके चक्र पहले भी गुजर चुके हैं, और मानवता अब जाकर इतनी उन्नत हुई है कि इसे देख पा रही है। क्या होगा अगर हम देखने वाले नहीं बल्कि देखे जाने वाले थे? क्या होगा अगर हमारी दूरबीनों ने 3 एटलस के रहस्य को उजागर नहीं किया बल्कि इसके मिशन के अगले चरण को शुरू कर दिया? यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह हमारे सिर के ऊपर वास्तविक समय में घटित हो रहा है। 10 समकालिक, शक्तिशाली और सुनियोजित वस्तुएं हमारे सौर मंडल में अपना मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, और जैसे जैसे वे करीब आती हैं एक भयावह संभावना बनी रहती है। शायद वे सिर्फ यहां से गुजर नहीं रही हैं, शायद वे हमसे मिलने आई हैं।